यहाँ पे जो एल्गी पाई जाती है इस पूरे के पूरे ओशियन में, जो एल्गी पाई जाती है उस एल्गी के कारण पूरा का पूरा, एल्गी मतलब कि समुद्री घास, उस एल्गी के कारण ये पूरा का पूरा ये जो समुद्र है इसका पानी रेड होता है। मतलब कि जो उस पूरे के, जैसे आपको पता है कि ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू एल्गी होती है, रेड एल्गी होती है, अलग अलग कलर की एल्गीज होती है। तो उस एल्गी के कारण ही उसके बॉडी से जो केमिकल निकलता है उस कारण उसका पूरा का पूरा जो वाटर बॉडी है उसका कलर ही रेड हो जाता है। यहाँ पे ये है आपका रेड सी, यहाँ से लेकर हम बता रहे हैं रेड सी। रेड सी का वाटर रेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे एल्गी पाई जाती है। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो यह है ब्लैक सी। ब्लैक सी इसलिए उसका वाटर ब्लैक है, और ब्लैक इसलिए है क्योंकि इसके आसपास बहुत ही अधिक पेट्रोलियम पाया जाता है, और पेट्रोलियम के ड्रिलिंग के कारण, वहां से निकाले जाने के कारण बहुत अधिक वाटर पोल्यूशन होता है, और उस कारण उसका कलर रेड होता है। सॉरी, हाँ, यह ब्लैक। यहाँ पर आपको जो ये पूरा का पूरा चाइना, ये चाइना है पूरा, यहाँ पर इस चाइना के पास येलो सी इसको कहते हैं। येलो सी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो नदी बहकर आती है, ठीक है, चाइना की जो रिवर है उस रिवर हुआंगहो, उस रिवर का नाम है हुआंगहो, ठीक है। उस वो जो रिवर बह के आती है यहाँ पर पैसिफिक ओशन में मिलती है, वो जिस मिट्टी के तरफ से बह के आती है वहां का जो मिट्टी है येलो कलर का, येलो मिट्टी होती है ना, पूरा का पूरा जो सॉइल है वो येलो सॉइल होता है। इसलिए जब नदी बह करके आती है तो इसके लगभग बहुत सारे हिस्से को, समुद्र के आसपास के इलाके को कलर पीला कर देती है, इसलिए इसको येलो सी कहते हैं। नहीं, पिंक सी तो बेटा कुछ नहीं। रेड सी, ब्लैक सी, येलो सी, डेड सी, व्हाइट सी, डेड सी। हम बता रहे हैं जी, बिल्कुल। यहाँ पर बिल्कुल सही कर, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए रेड सी के बारे में, क्योंकि जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में ना, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। यह मैं सीधे बता देता हूँ कि यहाँ से ये ट्रेड रूट है, यहाँ पे गया और ये उधर देश को जोड़ दिया, बस इतना ही बता रहा, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे दें। तो ये ब्लैक सी क्यों है आपको पता ही है। इजराइल और लेबनान, इजराइल का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, गजब। इजराइल का नाम तो सुना है आप लोगों ने, कंट्री है मिडिल ईस्ट में। यहां पर एक सेकेंड, यहाँ आसपास में इजराइल है और उसी के साथ लेबनान है, बहुत छोटा कंट्री है। इजराइल में ही डेड सी है। डेड सी का मतलब ये हुआ कि वहां पे सैलिनिटी इतनी अधिक है, मतलब इतना ज्यादा खारा पानी है कि उस पूरे की पूरे ओशन में ना तो कोई भी एक्वेटिक, हाँ, कोई भी लिविंग थिंग नहीं, ना तो कोई एक्वेटिक एनिमल पाया जाता, फिश कुछ नहीं पाई जाती, और ना ही कोई सिंगल ग्रास घास फूस कुछ भी नहीं पाई जाती। वो इतना ज्यादा सेलाइन है कि देखिए क्या होता है, अगर वाटर के अंदर लवणता मतलब सैलिनिटी अगर ज्यादा बढ़ जाए तो उसका जो डेंसिटी होता है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। अब डेंसिटी कम होगा तो क्या होगा, आप ऊपर फ्लॉट करने लगेंगे। बात समझ रहे हैं? हाँ, वहां पर जैसे पानी पैसे जाएगा ना तो आप लगेगा कि ऊपर ही फ्लॉट कर रहे हो, डूबोगे नहीं उस पानी, ऐसा फिक्स है। और नहीं बेटा, इंडिया में सेलाइन लेक्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन वैसा डेड सी जैसा नहीं। ये फोन किसका चल रहा है? फोन किसने चला रखा है? ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी पब्लिसिटी। व्हाइट सी बेटा मैप पे बहुत आगे जाना पड़ेगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, बताएंगे। अब देखिए ये जो रेड सी का हिस्सा है, यहाँ पर ये अफ्रीका है, पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा, ये एशिया का हिस्सा है, और ऊपर यूरोप। जब एक मिनट लगेगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ।
पहले क्या था कि जब ये रेड सी नहीं था तो ब्रिटेन से या यूरोप से जब इंडिया आना होता था तो दो ही रास्ते थे, या तो आप लैंड के थ्रू ही यहाँ पर आ जाइए, जो कि पूरा का पूरा तिब्बत और पूरा का पूरा जो सेंट्रल एशिया क्रॉस करके आना था, जो कि आसान नहीं था। आपने सिल्क रूट के बारे में सुना होगा, रेशम मार्ग सुना होगा। तो ये मिडिल एशिया से इंडिया और चाइना को जोड़ने वाला वो रूट था, ठीक है। लेकिन अब वो रूट पे काम नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा सालों के अधिकतर महीनों में बर्फ से ढका रहता है, और वो ऐसे इलाकों से, दुर्गम इलाकों से गुजरता है कि वहां पे ट्रेड रूट्स करना मुश्किल है। और आपको पता ही है कि जब एक कंट्री का दूसरे कंट्री से ट्रेड होता है तो सामान बहुत ज्यादा मात्रा में कार्गो शिप आती है। तो कभी भी एक देश से दूसरे देश में चीजों को भेजने के लिए जो सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन होता है वो वाटर में होता है, सबसे सस्ता, याद रखिएगा। इसमें फ्यूल भी कम लगता है और आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को आसानी से भेज भी सकते हैं। तो पहले क्या था कि अगर आपको यूरोप से आना है तो आपको पूरा का पूरा अफ्रीका क्रॉस करके केप ऑफ गुड होप आना था, जहां की साउथ अफ्रीका है अभी, केप टाउन, और वहां से फिर आपको पूरा अरेबियन सी क्रॉस करके यहाँ आना था, जो कि भारत में 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता था। ब्रिटेन से इंडिया आने के लिए 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता था। लेकिन क्या किया मैं बता दूंगा, थोड़ा सा मैप फिर चेंज करना पड़ेगा। कि यहाँ पर जो इलाका है ना, ये वाला जो आपको इतना छोटा सा लैंड का टुकड़ा दिख रहा है, ये यहाँ मेडिटेरियन सी शुरू हो जाता है, मेडिटेरियन सी। तो इस छोटे से टुकड़े को, यहाँ तक तो आपका पूरा का पूरा रेड सी है ही, ये जो मैंने डॉट डॉट बनाया है, और ये आपका मेडिटेरियन सी है, इसके पूरे ऊपर में यूरोप है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इजिप्ट भी उस समय अंग्रेजों के हिस्से में था, एक कॉलोनी थी मिस्र, और बाद में उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे स्वेज कनाल बना दिया। स्वेज नहर के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। यहाँ पे रेड सी को मेडिटेरियन सी से, मतलब लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर जोड़ता है। ये मिस्र में है, याद रखिएगा, इजिप्ट में। स्वेज कनाल इजिप्ट में। पूरी दुनिया में दो ही कनाल ऐसे हैं जो कि बोलते हैं, एक तो स्वेज और दूसरा पनामा। पनामा बता देंगे, चिंता मत करो। तो पहले हम ट्रेड रूट क्लियर कर दें। दिमाग में आप क्वेश्चन रखिएगा, पहला कि व्हाइट सी क्या है, दूसरा पनामा क्या है, ठीक है। हमने लिख दिया, मैं बना के दिखाऊंगा। तो यहां से जो सी रूट है, इस रेड सी से और मेडिटेरियन सी को जो स्वेज कनाल या स्वेज नहर जोड़ती है, ऐसी शिप्स आती है और इंडिया में को कनेक्ट करती है। फिर इंडिया से और भी रूट है जो कि वेस्टर्न कोस्ट से, पश्चिमी तट से पूर्वी तट को जोड़ती है, और इस तरह से आपको पता है एशिया से जोड़ती है। यहाँ मलक्का स्टेट है, ये वाला जो स्पेस आपको दिख रहा है, बीच में जो गैप दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, रख दो बेटा, दबा दो इनको। बहुत लोगों की किस्मत का फैसला कल होगा। बेटा तुम्हारी ही है, वो रखो डब्बा। अरे बहन, इसको आपको बुक चाहिए कोई, आपकी साइंस की बुक कोई दीदी ली थी, वो उस दीदी से मांगो। देखिए, तो यहां से कनेक्ट होता है। ये जो ऊपर का आपको हिस्सा दिख रहा है, ये है मलेशिया। मलेशिया कंट्री का नाम इसे में सुना होगा आपने। और नीचे वाला इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है, सुमात्रा। ये है सुमात्रा, ये है जावा, ये है बोर्नियो, ये है पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये है आपका 3 आइलैंड जो दिख रहा है, इसमें नीचे वाला 2 है जापान का है, और ये रसिया का पार्ट पड़ता है ऊपर वाला। ये 2 या 3 जो है, और छोटा सा एक टुकड़ा और है, 3 आइलैंड मिलकर जापान का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा सी रूट से कनेक्टेड है, पूरा का पूरा इंडिया और आसपास के साइड। समझ में आ रहा है? अब हम आपको इंडिया के नेबरिंग कंट्री के बारे में बताएं। देखिए, ये हमारा सारा का सारा नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, सुन के आपके सामने मैंने मैप बना दिया ना, आप बता सकते हैं कि इंडिया की सबसे लंबी समुद्री सीमा या कोस्ट लाइन किस कंट्री के साथ जुड़ती है?
बोलो। बिल्कुल सही, देखने में नहीं लगता? देख रहे हैं? सबसे लंबी हमारी जो कोस्ट लाइन है, समुद्री सीमा, बांग्लादेश के साथ है, और सबसे लंबी जो लैंड बाउंड्री है वो पाकिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा। बिल्कुल, चाइना इसीलिए कम हो। अब देखो, अगर चाइना की बात करो आप, तो मैं बना रहा हूं चाइना का बॉर्डर, और मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमारे 9th क्लास वाले सारे बुद्धू हैं। चाइना और इंडिया के बाउंड्री को क्या करते हैं? कहीं नहीं बुद्धू। पता है बेटा ऐसा क्यों होता है हम लोग के साथ? क्योंकि हम लोग रटते हैं हर चीज, इंटरेस्ट नहीं लेते। आप इसको जॉब मत समझिए, ये आपका लाइफ है, पढ़ना एक लाइफ जीवन है ना। आप जब उसको उसे जोड़ के चलेंगे तब तो। मैं जब आपको पढ़ाता हूं तो मैं ये मान के चलता हूँ, इट्स नॉट ओनली माय जॉब, ये मेरा पैशन है, इसमें जुनून होना चाहिए आदमी के अंदर। देखिए, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो यहां से यहां तक दिख रहा है। इसके बाद, और ये मैं बता दूं, यह है आपका लद्दाख, यह है आपका हिमाचल प्रदेश, यह है आपका उत्तराखंड, और यहां तक लगा। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, आपको पता ही कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, इन्हीं से केवल हमारी लैंड बाउंड्री लगती है। ये वाला बेटा, हाँ, ये अक्साई चीन है जो मैंने कल आपको बताया था, 1960। अभी उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। 62। अब देखिए, हम लोग इसको याद कर लीजिएगा दिमाग में, ये सब रटने की चीजें नहीं है, बस मान के चलिए ना कि ये सबसे अच्छा जीवन का, मतलब जो नहीं होता एक फैक्ट, वो याद करिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, इंडिया और चाइना के बॉर्डर को कहते हैं। इसका एक LAC, वो नहीं, ए, बिल्कुल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये क्या हुआ, एक मैकमोहन नाम के ब्रिटिश थे, ज्योग्राफर थे, उनको ये काम दिया गया जब इंडिया, ब्रिटिश इंडिया में बहुत सारे इलाके कॉन्कर करके मिला लिए गए, कि आप जरा इंडिया और चाइना की बाउंड्री को बनाइए, बॉर्डर को डिसाइड करिए, लाइन खींचिए। तो इसीलिए उन्होंने ये लाइन बनाई थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पे इसको मैकमोहन लाइन भी कहते हैं। इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसको मैकमोहन लाइन भी कहते हैं, और साथ ही साथ उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहते हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है आपको दिख रहा है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, इतने ही स्टेट से भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? LOC, मतलब कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इस लाइन को एक और विद्वान थे बहुत बड़े, उनका नाम था, यार तुमको बताते समय मेरे दिमाग से निकल गया, तुम्हारा चेहरा देखा मैं भूल गया। रेडक्लिफ, सॉरी, रेडक्लिफ, उस ज्योग्राफर का नाम रेडक्लिफ था जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाया। तो याद रखिएगा, अगर ये रेडक्लिफ लाइन है तो ये क्या है भाई लच्छू? अरे ये भी तो रेडक्लिफ लाइन ही होगी ना, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान था, ये बाद में बांग्लादेश हुआ ना। ये भी रेडक्लिफ लाइन ही है जो भारत और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है, और साथ ही साथ जो भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री है, दोनों को रेडक्लिफ लाइन ही कहा जाता है। अब सवाल हुआ कि तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाउंड्री को क्या कहते हैं? ब्रिटिश इंडिया में अफगानिस्तान कुछ दिनों के लिए था, लेकिन बाद में जैसे ही आजाद होने लगे तो अफगानिस्तान भी आजाद हो गया।
तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसको डूरंड लाइन कहते हैं। एक और ज्योग्राफर थे डूरंड नाम के, उन्होंने इस लाइन को, उन्हीं के नाम पे इसका नाम डूरंड लाइन है। तो अफगानिस्तान और नहीं, ऐसा नहीं है, ज्यादा नेबरिंग है ना। अफगानिस्तान के बाद, सॉरी पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, इससे बहुत फर्क पड़ता है ना। डायरेक्ट हमारा कोई कांटेक्ट ही नहीं है इनसे, हमारी बॉर्डर जिससे नहीं लड़ती हम उनसे लड़ते नहीं। हाँ बिल्कुल, बाउंड्री है ना हमारी, उनके साथ बॉर्डर है। अभी तो बेटा मैंने बोला क्या, किसने कहा कि उनसे लड़ाई नहीं, मैंने बोला ये बात बताऊंगा ना आपको, चिंता क्यों कर रहे हैं। आपको अगर ये कुछ डाउट है नहीं बेटा, क्यों टेस्ट, रेस्ट और क्या। फेंक सकते नहीं क्योंकि हाँ फर्स्ट स्टेट में केवल पादरी या प्रिस्ट लोग थे। सेकंड, सॉरी फर्स्ट में पादरी या प्रिस्ट लोग थे, सेकंड में राजा लोग थे जो, ठीक है, और थर्ड में क्या वो बोलो, पीजेंट्स तो थे थर्ड स्टेट में, तो पता ही है। जो राजा वर्ग जो था, पादरी वर्ग था, फर्स्ट में पादरी या प्रिस्ट लोग थे केवल, सेकंड में फ्यूडल्स और जो भी रॉयल्स फैमिली से थे, और थर्ड में जो बच गए सारे के सारे उसमें डाल दो, बात खत्म। सिंपल सी बात, इसमें क्या। 9th में आप लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, चौधरी से नहीं पढ़ी। अभी इन लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाया 9th क्लास को, किसी भी बच्चे को खड़ा कर देना, आप जो कहानी सुनना चाहो सुना देंगे, और गिलोटिन की कहानी ऐसे सुनाएंगे जैसे आपको लगेगा कि आप गिलोटिन पे चढ़े हुए। चलिए बेटा देखिए, अब बताइए जिनको नेबरिंग कंट्री इस तरह पढ़ाया जाए वो कैसे भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे ना तो उनका सर दीवार पे दे मारेंगे। दे रहे बेटा, आपका क्वेश्चन लेंगे, बिल्कुल अपने दिमाग में क्वेश्चन लेंगे। तो डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाउंड्री पे, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत की जो बाउंड्री है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड क्लिफ, वेरी गुड। और मैकमोहन लाइन चाइना की, इंडिया और चाइना, ठीक। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। मैं आपको 3 वॉर के बारे में बताऊंगा, बेटा पहले मुझे तो बोले थे। आपने वो कल बात की जम्मू कश्मीर थोड़ा सा पार्ट इंडिया से अलग है, वो पाकिस्तान के बॉर्डर वाला था। एक्चुअली बेटा वो चीज ऐसे हम नहीं बना सकते, ठीक है चलो तुम कहती हो तो बना लो। अब क्योंकि ये है ना, आपको पता है किसी भी ऑफिशियल बुक में आप पेपर में ऐसा नहीं कर सकते, पता नहीं होगा आपको, आप पेपर में ऐसा नहीं कर सकते, ये देशद्रोह का मामला हो जाएगा। मैं देशद्रोही नहीं करूंगा सच में, हम नहीं। चाइना वाले बेटा क्योंकि हम नहीं मानते ना। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बचपन से अभी तक जो भी बुक पढ़ा ऐसा देखा है क्या बाउंड्री बना हुआ? नहीं बना हो सकता है ना, बोलिए। और आपको पता है, तो आपको आपके नॉलेज के लिए एक बात ये भी बता दें, गूगल मैप वालों ने एक बार ऐसा कर दिया था, इंडिया ने उस मामले को लेकर के गूगल का ऑफिस तक गया, अमेरिका तक गया कि इस मैप को अभी का अभी हटाना है। कैसे तुमने कर कैसे दिया, हाँ समझ रहे हैं ना। बोलिए चाइना वाले उसको मानते हैं क्या? अपना ही और है, अरे वो तो पूरा अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप पे दिखाते हैं जी। पाकिस्तान वाले तो जम्मू कश्मीर पूरा दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। अरुणाचल प्रदेश किसने कहा? मुक्का मार के छीन लेंगे हम लोग। देखिए नहीं, ये आपका क्वेश्चन था, ये पासपोर्ट नहीं चाहिए हमको। नेपाल और भूटान के साथ हमारी ओपन बॉर्डर है। ओपन बॉर्डर का मतलब है कि आप वहां जाके सुबह शाम मैंने जाइए, वहां बस भी जाइए, रह भी जाइए, रोजगार भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको किसी भी तरह पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी ओपन, हम लोग इनको मित्र देश मानते हैं, ठीक है ना, इनसे कोई खतरा नहीं मानते। नहीं, बांग्लादेश के साथ ओपन बाउंड्री नहीं, जितना पाकिस्तान से कट्टर दुश्मनी उतना ही उनसे भी है, ठीक है ना, क्योंकि वहां के लोग है ना थोड़े खपीटर टाइप होते हैं, आतंकवादी टाइप, जो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए देखिए, आपका डाउट क्लियर? तुम बेटा पूछो अपना क्वेश्चन जो पूछो। श्रीलंका और इंडिया मिले हुए हैं, तो सर श्रीलंका के नीचे पानी है, तो इसमें क्या होती है? बिल्कुल सर, ये उसका बॉर्डर कौन सा है?
मैं बता दूं। हाँ, आपका क्वेश्चन में समझ गया। अब तुम बोलो पाक जल संधि क्या, तुम बता दो जरा, हम भी समझ ले। तुमको पता पाक जल संधि वो एक फुल टाइप है जो ना इंडिया कोई बात नहीं, आपको जब किसी ने बताया नहीं तो आप बताओगे कैसे। देखिए इसके लिए मेरे को थोड़ा यहाँ मैनेज करना पड़ेगा। आप 3 वॉर बताइए। 3 उससे पहले अरे ओ या बिल्कुल मेरा क्वेश्चन रहेगा। बिल्कुल बेटा, आपके क्वेश्चन के लिए मैप हटा देंगे, चिंता मत करिए। 1962, 1965 एंड 1971। 1971 के वॉर में भारत जो पूर्वी पाकिस्तान था वहां उसको आजाद देश एक बांग्लादेश बना दिया गया। 1962 के वॉर में चाइना ने भारत के जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े क्षेत्र को कॉन्कर कर लिया जो कि अक्साई चीन कहा गया। और 1965 के वॉर के बाद हमारा जो आधा से ज्यादा कश्मीर था, वैसे तो 47 में भी बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके बाद पक्का हम लोगों ने LOC डिसाइड कर दिया। अब वो लड़ाई खत्म होगी, अब दोनों आर्मी जहां थी वहां पे स्टेबलाइज हो। तो 3 वॉर और 3 कंट्री का रिकंस्ट्रक्शन हो गया बॉर्डर्स। वॉर के बाद ये डिसाइड हुआ था। वॉर में इंडिया हारी नहीं थी, कहने का मतलब है ना, दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी और जो बीच बचाव में समझौता कराने के लिए आए थे, ठीक है, ताशकंद समझौता हुआ था, आपको पता होगा 65 के वॉर में। अच्छे से थोड़ा स्लो बोलो, मेरे घर पे भी मैसेज बोलते हैं ना कि यूट्यूब पे कौन सी वीडियो बना दो, पता नहीं किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना। 65 का जो वॉर हुआ था, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, यहां से पाकिस्तान वालों ने क्या मिटा कि जम्मू कश्मीर पे क्या बना फिर इंडिया वालों ने इतना हिस्सा कैसे दे दिया उन सबको? मतलब ऐसे तो लड़ते रहते हैं, दे दिया। ये जो आपको ये दिख रहा है लिंक, ये ठीक है, एक वो और दूसरा ये। अगर किसी तरह से इस वाले हिस्से को अगर यहाँ पर कोई चाइनीज आर्मी हो जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट काट सकते हैं इंडिया से, समझने की कोशिश करें। और अगर पाक आर्मी किसी तरह से अगर आकर के यहाँ पे स्टेबलाइज कर जाए तो पूरे भारत नीचे रह जाएगा, जम्मू कश्मीर को काट सकते हैं। सबसे अधिक आर्मी का डिप्लॉयमेंट जो होता है ये पुंछ और राजौरी जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वहां पर डिप्लॉयमेंट होता है। आप सोच भी नहीं सकते ना, लाखों लाख फौज यहाँ पे डिप्लॉय है, हर जगह फौजी फौज है, इसको नहीं। तो वहां पर क्या हुआ, 65 के वॉर में पाकिस्तान वालों ने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट इसको कॉन्कर करने के लिए बहुत आगे बढ़ गए थे और ये पुंछ और राजौरी हमारे हाथ से निकलने वाला था और देखते देखते पूरा जम्मू कश्मीर के हाथ से निकल जाता। और उस समय हम लोग की डिप्लॉयमेंट यहाँ आर्मी की कम थी। नीचे पंजाब में हमारी बहुत डिप्लॉयमेंट थी आर्मी की। हमने क्या किया कि ठीक है कोई बात नहीं, जम्मू कश्मीर जा रहे हो, यहाँ से आर्मी ने आगे बढ़ करके लाहौर की तरफ इंडियन आर्मी बढ़ने लगी। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी थी जो वर्ल्ड में पहली बार इस्तेमाल की गई। हमारे जो इंडिया के आर्मी जनरल थे उन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, बोले कि ठीक है। और लाहौर के पास ही इस्लामाबाद था उनका कैपिटल। तो अब अपने राजधानी को बचाओगे या हमारे टेरिटरी को कॉन्कर करोगे, बात समझ रहे हैं ना। तो उनको स्टेप बैक करना पड़ा, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इधर वाले इलाकों को जीत चुके थे, इसलिए बाद में ताशकंद समझौता हुआ, इंडियन आर्मी बैक हो गई और ये पीछे जाकर के यहाँ पे LOC या लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके स्टेबलाइज। हाँ यहीं पर आर्मी है और क्या, बिल्कुल ये अभी भी ऐसा। हाँ जी, और यही तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ऊपर है ना, कैसे जाएंगे, गोली खाना है। हमने ट्यूशन बच्चों, ठीक है ना बेटे, मैंने मास्टर की फीट पे लात मत बना, एक टेस्ट पीछे कम दे दी, कोई बात नहीं। भावना बहुत मेहनती बच्ची है। किस चीज से? बिल्कुल। क्या बेटा बोलो फिर से। हाँ तो इंडिया पूरा पाकिस्तानी इंडिया ही तो था, बिल्कुल। इसकी क्वेश्चन का मतलब ये जैसे कि इंडियन आर्मी अटैक कर देती लाहौर पर, अभी वो बचाना चाहते। लाहौर कोई ज्यादा नहीं था बेटे, ये रहा पाकिस्तान और यहाँ पर है लाहौर। अब फिर इस्लामाबाद पे अटैक हो जाता है, इस्लामाबाद से थोड़ा सा आगे, और क्या है, बस यही तो। इसको भी कैपिटल का अटैक होता तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता उनकी, अरे फर्क पड़ता तभी तो पीछे भागे वो, ठीक है।
अब आगे बात करते हैं। पता नहीं आज मुक्ति क्यों नहीं मिल रही तुम लोग, 4 मिनट में मुक्ति मिल गई। 1962 का जो वॉर हुआ, जैसा कि मैंने आज सुबह में मॉर्निंग में फॉरेन रिलेशन क्लास को पढ़ा रहा था पॉलिटी में, तो वहां पर ये मुझे पढ़ाना था कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो किस तरह से बनाई गई। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम लोग चाहते थे कि सबसे अच्छे संबंध रहे। जवाहरलाल नेहरू 1962 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, 47 से तो बने ही थे, 62 में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वही थे, ठीक है। तो वहां के प्रेसिडेंट को, यहाँ रिपब्लिक डे परेड जो हमारी होती है, क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस की परेड होती है, तो किसी ना किसी विदेशी मेहमान को बुलाया जाता है। नेहरू जी ने चाइना के जो प्रेसिडेंट थे उनको निमंत्रण भेजा, वो आए, और उनको पता भी नहीं चला कि चाइना का प्रेसिडेंट इंडिया घूमने नहीं आया था। रिपब्लिक डे परेड पे हम अपने पावर को शो ऑफ करते हैं पूरा, विजय पथ पे, राजपथ पे, ये देखने आया था। वो देख के, और वहां पे ये यहाँ पर सारा काम चल रहा था, और वहां पे डिप्लॉयमेंट बॉर्डर पे वो चाइना वाले चढ़ाई कर रहे थे। जैसे ही रिटर्न गया अपने कंट्री में, वैसे ही वॉर डिक्लेयर हो गया, हमला हो गया। और इस शॉक को बर्दाश्त ना कर पाने के कारण जवाहरलाल नेहरू की अगले ही साल डेथ हो। तो 1962 का वॉर यही था। और एक बात बता दें, इसमें इंडिया का कोई भी जीत नहीं हुई इंडिया की, और ऑटोमेटिक ही चाइना वालों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, कोई भी फॉरेन कंट्री का कोई भी प्रेशर नहीं। मेरे को से मूवी की बात जो कह देता है ना, तो मैं आपको बता दूं बेटा, सुन लीजिए, जितनी भी मूवीज बनती है ना, उसमें केवल वो चीज दिखाई जाती है जो रियलिटी से बियॉन्ड रियलिटी होती है। मतलब कुछ एक्स्ट्रा मिर्च मसाला लगाएंगे तभी तो अच्छा होगा ना, बस ये बात। गाजर मूली की तरह इंडियन आर्मी कटी थी, मैं आपको ये भी बता दूं। बोलिए। बिल्कुल। मेरा जो, मेरी मिसेज का जो भाई है ना, आईटीबीपी में, इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स, ये पूरा जो चाइना बॉर्डर है ना, उसी पे आईटीबीपी की डिप्लॉयमेंट होती है। ये एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है, बीएसएफ बॉर्डर, या बेटा गिलोटिन उनको अच्छा लगता था। अभी तो वहां पे अगर कोई बगल में 9th क्लास का बच्चा रहता है तो आपको गिलोटिन समझाता। देखिए ध्यान दीजिए, तो कहा था मैं, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होता है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे होता है, बॉर्डर पे होते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब बॉर्डर पे रहते हैं। आर्मी कभी भी बॉर्डर पे नहीं डिप्लॉय होती, कोई भी बॉर्डर पे। अब आईटीबीपी का काम है, तो जब ये अभी नहीं चाइना में गलवान घाटी वाला इंसिडेंट हुआ था, तो मैंने उनसे फोन पे पूछा कि क्या चल रहा है। मैंने सोचा बहुत अधिक आर्मी की डिप्लॉयमेंट हो रही है, लग रहा है मोदी जी अटैक ही कर देंगे, तो इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते।